वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम 1 मार्च को हुए हमारे फर्स्ट असाइनमेंट क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रैंजियन फॉर्मूलिज्म के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वह असाइनमेंट अटेम्प्ट किया है उनके आंसर शीट उनके मेल पर सेंड कर दी गई थी और जो असाइनमेंट की आंसर की है वो भी हमने अपलोड कर दी थी। तो आप सभी ने अपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने कहाँ पर क्या गलतियाँ की हैं। आप सभी के आंसर्स को देखने के बाद कुछ बातें जो सामने आई वो ये थी कि भले ही हमने टोटल 12 क्वेश्चन ही असाइनमेंट के लिए दिए थे, बट उन 12 क्वेश्चंस के जो आंसर थे उनमें काफ़ी वेरिएशन था। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उन 4 में से किसी 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूज हुआ। एक ही क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शंस अलग अलग स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट को ऑप्शन 1 सही लगा है तो किसी को ऑप्शन 2, किसी को ऑप्शन 3 तो किसी को ऑप्शन 4। मतलब कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन को लेकर था। कई स्टूडेंट्स के असाइनमेंट काफ़ी अच्छे गए हैं, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स के केस में ऐसा नहीं हो पाया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या थे और वो कौन से पॉइंट्स थे जहाँ पर हमने वो गलती की है, ताकि आगे से जो असाइनमेंट्स अपलोड होंगे आप उस असाइनमेंट के लिए उन बातों को ध्यान में रखें। और ये असाइनमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन असाइनमेंट के ज़रिए आप खुद को ये एनालाइज कर पाएंगे कि सिंपल से सिंपल टॉपिक को भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं उन टॉपिक्स के, तो गलतियाँ कहाँ पर होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चन की, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है, सिर्फ हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करके एक फाइनल आंसर लेके आते हैं, और वो आंसर सही भी होता है, नो डाउट। बट एग्ज़ाम के में जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे सामने ना सिर्फ एक क्वेश्चन होता है बल्कि उसके 4 ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। वहाँ चैलेंजिंग टास्क सिर्फ इतना नहीं है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है, बल्कि एक दूसरा चैलेंजिंग टास्क ये भी है कि आपका जो आंसर आ रहा है उस आंसर को क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शन से मैच करवाना। कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस मैच हो जाते हैं, तो कई बार चारों ही ऑप्शन मैच नहीं होते, इसके बावजूद कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है। तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि जिन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके 4 ऑप्शन से भी मैच हो सके, इसीलिए असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में जो असाइनमेंट दिए गए थे उसके सब्जेक्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, मीन्स जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था NAT टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। क्वेश्चन है, a particle is constrained to move along inner surface of a fixed hemispherical ball. The number of degree of freedom of the particle. ये क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ते वक्त हमने आपसे ये बात कही थी कि किसी भी सिस्टम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो इस बात से डिफाइन की जाती है कि उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स की ज़रूरत है। इस सिस्टम की बात करें तो एक पार्टिकल है जो कि इनर सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बाउल पर मूव कर रहा है। आप लोगों के जो इस क्वेश्चन के आंसर आए बहुत ही रैंडम आए। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो कुछ के अकॉर्डिंग 2 है, और कुछ के अकॉर्डिंग तो इवन 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आंसर शीट में मैंने देखे हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? सबसे पहले बात करें एक हेमिस्फेरिकल बाउल की, तो हेमिस्फेरिकल बाउल पे जाने से पहले एक सेमी सर्कल की बात करते हैं। ये एक सेमी सर्कल है, 2 डायमेंशनल सर्कल है, और इस सर्कल पर एक बॉल मोशन कर रहा है। हमें बताना है कि इसे डिफाइन करने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होगी। ध्यान रखें, अभी हमने हेमिस्फेयर नहीं लिया है, हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। सेमी सर्कल है, दैट मीन्स सेंटर से इस सर्कल का जो रेडियस है वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, और ये चेंज नहीं हो रहा होगा। ऐसे में इस पार्टिकल के इस सेमी सर्कल पर मोशन में सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होगी और वो वैल्यू होगी एंगल थीटा। सो इसके पूरे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक सिंगल वेरिएबल थीटा की ज़रूरत है, जिससे आप इस पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए अगर एक पार्टिकल एक सेमी सर्कल के इनर सरफेस पर मूव कर रहा है तो आर तो फिक्स होगा, सिर्फ थीटा वेरी कर रहा होगा, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये एक सेमी सर्कल नहीं बल्कि एक सेमी स्फीयर है,
और हम जानते हैं कि एक सर्कल को स्फीयर में कन्वर्ट करने के लिए r और थीटा के अलावा एक और पैरामीटर की जरूरत होती है और वो होता है एक और एंगल फाई। दैट मीन्स अब अगर एक बाउल बनाते हैं, सपोज ये एक सेमी स्फेरिकल बाउल है, अगेन इसके सेंटर से बाउल के इनर सरफेस पर कहीं भी अगर हम एक रेडियल वेक्टर ड्रॉ करते हैं r, तो ये फिक्स कांस्टेंट होगा क्योंकि ये एक स्फीयर है और स्फीयर के केस में r फिक्स रहेगा। लेकिन जो वैल्यू चेंज हो रही होगी वो हो रही होगी एक तो थीटा और दूसरा वो एंगल फाई जो कि एक से स्फीयर बनाता है। अगेन सेमी स्फीयर है, स्फीयर तभी बनेगा जब थीटा के साथ साथ एक और एंगल फाई भी होगा। तो इसमें जो वेरिएबल पैरामीटर्स होंगे वो थीटा के साथ साथ फाई भी होंगे, जो एक स्फीयर को फॉर्म करने के लिए जरूरी है। जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने वहां पढ़ा था कि एक स्फीयर के लिए 3 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, r, थीटा, फाई की। चूंकि r कांस्टेंट है तो स्फीयर, इस सेमी स्फीयर के इनर सरफेस पर अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके दोनों ही पैरामीटर वेरी कर सकते हैं, थीटा भी और फाई भी। इस तरह से इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। कुछ केसेस में आप में से कई स्टूडेंट्स ने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर किया था। मे बी आप सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, बट थीटा हम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ जनरलाइज मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि कुछ केसेस में ये सही हो सकता है कि जरूरी थोड़ी ना है कि पार्टिकल इस पूरे स्फीयर में दोनों ही एंगल को वेरी करे। ये भी तो हो सकता है कि अंदर वो एक सेमी सर्कल बना रहा हो। आपकी बात सही है कि अगर वो एक सेमी सर्कल बना रहा होगा, स्फेरिकल बाउल के अंदर ही एक सेमी सर्कल में मोशन कर रहा होगा, तो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी करेगा। बट क्वेश्चन में स्पेशलाइज तौर पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और जब तक क्वेश्चन में ये चीज स्पेशलाइजली मेंशन नहीं की जाए कि आपको इस पैरामीटर को ध्यान में रखकर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने, तब तक आप अपने आंसर को जनरलाइज रखिए। और जब आप जनरलाइज रखते हैं और जो सरफेस दिया गया है वो थीटा और फाई से मिलकर बना है, तो दोनों ही वेरिएबल वेरी कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर 1 ना होकर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में मेजर डिफरेंस यही है कि जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपका एक भी आंसर मैच कर जाता है तो बाकी के 3 आंसर अपने आप ही रॉन्ग होंगे। लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के साथ ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको चारों ही ऑप्शंस को वेरीफाई करना होता है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप उन चारों ही ऑप्शन के बारे में जानते हो। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको उस पूरे टॉपिक के थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और इसीलिए हमने असाइनमेंट में इसे इंक्लूड किया था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से पैरामीटर सही है। जब हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे तो हमने आपसे ये बात कही थी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को जनरलाइज्ड नाम दिया ही इसलिए गया है क्योंकि ये काफ़ी जनरलाइज्ड फॉर्म में है। जैसे न्यूटन के जो कोऑर्डिनेट, न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कोऑर्डिनेट्स काम में लिए जाते हैं वो जनरलाइज्ड नहीं कहलाते, क्योंकि पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर काम करते हैं, जबकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो लैग्रैंजियन में आप काम में लेते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं। इनर्शियल फ्रेम पर भी काम करते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो कभी भी वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं कहलाएंगे और इसे हमने एक सिंपल पेंडुलम से एक्सप्लेन किया था। एक सिंपल पेंडुलम के लिए नॉर्मली आप जो कोऑर्डिनेट काम में लेते हैं वो r और थीटा काम में लेते हैं, बट कुछ देर के लिए अगर हम x और y कोऑर्डिनेट काम में लें और कहें कि x और y इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट के जनरलाइज्ड होने या नहीं होने को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर उसके सभी कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी सभी कोऑर्डिनेट्स को आप फिक्स कर दें। तो यहाँ 2 ही कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं कि हम x कोऑर्डिनेट को फिक्स कर देते हैं। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और अगर x एक्सेस को फिक्स कर दें कि x की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ये जो बॉब है वो इस लाइन पर ही मोशन करने के लिए फ्री रह पाएगा।
दैट मीन्स या तो अप ऊपर जा सकता है या डाउन नीचे जा सकता है। लेकिन x को फिक्स करते ही y फ्री नहीं रहेगा, ये भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर बॉब मूव करते हुए यहाँ आती है तो अब इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, अब ये सेम लेंथ नहीं बचेगी। जो पहले लेंथ r थी इस स्ट्रिंग की, अब वो r प्राइम हो जाएगी। और सिंपल पेंडुलम में हमेशा ये मान के चला जाता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। सो जैसे ही आप x को फिक्स करेंगे y ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स y इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि ये x पर डिपेंड कर रहा है, या यूं कहीं ये दोनों ही कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए x और y को कभी भी एक पेंडुलम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के तौर पर काम में नहीं लिया जाता, और पेंडुलम के लिए आप हमेशा r थीटा को कोऑर्डिनेट के तौर पर काम में लेते हैं। लेकिन क्या r और थीटा इसकी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है? बिल्कुल है। r ऑलरेडी फिक्स है, स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं हो रही लेंथ, बट थीटा वेरी कर रहा है। बॉब पूरे थीटा एंगल के लिए वेरी करने के लिए फ्री है। सो r और थीटा एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए डिपेंड ऑन ईच अदर ये ऑप्शन गलत है, बल्कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन सही है। नाउ बाकी के दो ऑप्शन पर बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स जहां न्यूटन के कोऑर्डिनेट्स जो है, न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो हम कोऑर्डिनेट्स काम में लेते हैं वो सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही वैलिड होते हैं। लेकिन जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैलिड होते हैं, चाहे वो कार्टेशियन हो, स्फेरिकल हो, पोलर हो या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वैलिड होते हैं, या लैग्रैंजियन उस सिस्टम के लिए लिखा जा सकता है। बात करें थर्ड ऑप्शन की, सो दे आर नेसेसरली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ही हो, कार्टेशियन भी हो सकते हैं। सो जरूरी नेसेसरली स्फेरिकल होना गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बल्कि कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज्ड है तो कार्टेशियन भी हो सकते हैं। जबकि फोर्थ ऑप्शन में लिखा है मे बी कार्टेशियन, ये कार्टेशियन भी हो सकते हैं। यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि ये कार्टेशियन ही हो, जो ऑप्शन 3 में है, बल्कि ये कहा गया है कि कार्टेशियन भी हो सकते हैं, बाकी तो होंगे ही होंगे, कार्टेशियन भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही थे। जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं और कार्टेशियन भी होते हैं। तो जब भी आप MSQ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप चारों ही ऑप्शन को वेरीफाई करें कि वो ऑप्शन कहना क्या चाह रहे हैं और उनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, तभी आप उसे सही कर पाएंगे। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन भी MSQ का था। अ मैकेनिकल सिस्टम वर्किंग इन अ कंजर्वेटिव पोटेंशियल V, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लैग्रैंजियन इक्वेशंस ऑफ मोशन। 4 ऑप्शन गिवन थे और हमें बताना था कि एक मैकेनिकल सिस्टम जो कि कंजर्वेटिव पोटेंशियल V में मूव कर रहा है उसके लिए कौन सा लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। सो स्टार्ट करते हैं जनरल लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन d/dt del L over del Qj dot माइनस del L over del Qj इक्वल्स टू 0 से दिया जाता है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स G की टर्म आती है, बट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन इस इक्वेशन से दी जाती है। कंपैरिजन करें तो फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, जो कि आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन था। जबकि ऑप्शन 2 जो कि d/dt del T over del Qj डॉट माइनस del T over del Qj इक्वल्स टू Gj जो दिया गया है, ये एक नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है, जबकि क्वेश्चन में जो सिस्टम दिया गया है वो एक कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही आंसर नहीं है। ये एक नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम का आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन है। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में जो वेलोसिटी की टर्म है और कोऑर्डिनेट की जो टर्म है वो आपस में इंटरचेंज की हुई है। एक्चुअल में ये del L over del Qj डॉट होता है, जबकि यहाँ पर ये del L over del Qj है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर में
कि किसी सिस्टम के लिए जो लैग्रैंजियन डिफाइन किया जाता है एल, वो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर इस लैग्रैंजियन को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा d/dt del t/del qj डॉट माइनस d/dt del v/del qj डॉट माइनस del t/del qj प्लस del v/del qj इक्वल्स टू 0। हमने एल लैग्रैंजियन को t माइनस वी से रिप्लेस किया है। अब ध्यान दें, सिस्टम में ये मेंशन किया गया है कि ये एक मैकेनिकल सिस्टम है, और फॉर एनी मैकेनिकल सिस्टम पोटेंशियल वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। सो फॉर मैकेनिकल सिस्टम ये जो टर्म है वो 0 के इक्वल होगी और लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस होगी इक्वल्स टू 0 के। बट ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम के लिए हो सकता है। सिस्टम कंजर्वेटिव तो है ही, क्योंकि हमने जो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिया है वो कंजर्वेटिव सिस्टम का लिया है। बट सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम के लिए ये ऐसा होता है कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होती है, इसलिए इस टर्म को 0 किया जा सकता है। और इस तरह के सिस्टम के लिए आयलर लैग्रेंज इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन 3 है। इसलिए ऑप्शन 3 भी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मल्टीपल सेलेक्ट चॉइस क्वेश्चन थे कि अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m इज कॉन्स्टेंट टू मूव ऑन अ स्मूथ स्फेरिकल सरफेस से ऑफ रेडियस r being the length of pendulum, the equation of motion। एक पेंडुलम दिया गया है जो कि स्फेरिकल सरफेस पर मूव कर रहा है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताना है, जिसके 4 ऑप्शन गिवन थे। वेल, एक जनरल जो पेंडुलम होता है जिसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लेक्चर में फाइंड आउट भी किया था, उसमें और इस क्वेश्चन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ हमने पेंडुलम को पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व किया था, क्योंकि हमने ये माना था कि पेंडुलम एक सर्कुलर पाथ पर मोशन में है, जबकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक स्फेरिकल सरफेस पर मोशन कर रहा है ना। सर्कुलर पाथ में चूंकि जब पेंडुलम मोशन कर रहा था तो 2 ही वेरिएबल काम में आ रहे थे, एक r जो कि इस पेंडुलम की लेंथ थी जो कि फिक्स थी, और दूसरा वेरिएबल थीटा था जिस एंगल से वो ऑसिलेशन कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे तो r और थीटा के साथ साथ हमें एक और पैरामीटर की जरूरत होगी, और वो पैरामीटर है फाई, जिसमें वेरिएशन के साथ ये एक स्फेरिकल सरफेस पर मूव कर पाए। एक स्फेरिकल सरफेस के लिए काइनेटिक एनर्जी T एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से दिया जाता है। ठीक है, एक स्फेरिकल पेंडुलम की बात करें, स्फेरिकल सरफेस पर मूव कर रहे पेंडुलम की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2m r स्क्वायर, जहां r इसके पेंडुलम की स्ट्रिंग की लेंथ है। अब चूंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, इसलिए फर्स्ट टर्म तो 0 रहेगी, सेकेंड टर्म से ये थीटा डॉट स्क्वायर प्लस, और थर्ड टर्म से फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल इस वक्त इस हाइट तक है। अगर ये r है और ये एंगल थीटा है तो ये r cos थीटा होगा, और इस तरह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg r cos थीटा के इक्वल हो जाएगी। अगेन, चूंकि पार्टिकल अपने रेफरेंस पॉइंट के बिलो मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और लैग्रेंजियन L इक्वल होगा 1/2m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg r cos थीटा। ठीक है,
इस इक्वेशन में, लैग्रैन्जियन इक्वेशन में दो वेरिएबल है जो वेरी कर रहे हैं, एक है थीटा और दूसरा है फाई। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी दोनों के रिस्पेक्ट में सॉल्व करनी होगी। सबसे पहले फाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो सिंपल है। तो लैग्रैन्ज इक्वेशन ऑफ मोशन डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल फाई डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल फाई इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा डी ओवर डी टी, फाई डॉट की एक ही टर्म है ये, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, यहाँ से एम आर स्क्वायर आ गया। फाई डॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में, फाई डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा माइनस डेल एल ओवर डेल फाई, फाई की और कोई दूसरी टर्म है नहीं तो ये 0 होगी, इक्वल्स टू 0। और डी ओवर डी टी, ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 है, तो एम आर स्क्वायर फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि इसके फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन तो सही है। अब थीटा के रिस्पेक्ट में भी इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ओके, तो थीटा के रिस्पेक्ट में एक लैग्रैन्ज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें। सो डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा डॉट की इसमें एक टर्म ये रही, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डी ओवर डी टी, थीटा डॉट एक ही टर्म है, माइनस एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा, थीटा की एक टर्म ये रही और एक ही है, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एम आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो माइनस एम जी आर, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव साइन थीटा देगा, साइन थीटा ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। टी के रिस्पेक्ट में एक बार और कर लें तो एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस एम आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एम जी आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ऑप्शन से मैच करें तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। इस ऑप्शन को कंपेयर करें तो थीटा डॉट आ सकता है अगर हम एम आर स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एम जी आर साइन थीटा जी बाई आर इक्वल्स टू 0। और अगर इसे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो थीटा डबल डॉट माइनस फाइव डॉट स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस जी बाई आर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। वेल, ये दोनों ऑप्शन दिखने में सेम है, बट फर्क ये है कि यहाँ पर ये फाइव डॉट की टर्म दी गई है जबकि यहाँ फाइव डॉट स्क्वायर आ रहा है, इसलिए सेकंड थर्ड ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग थे, सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन ही था जो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मल्टीपल सेलेक्ट चॉइस क्वेश्चन ही था।
the number of independent variable for a free particle and rigid body in space are respectively। हमें एक फ्री पार्टिकल और एक रिजिड बॉडी के नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने थे एक फ्री स्पेस में। जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे थे तब हमने इन दोनों ही सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस किया था। एक फ्री पार्टिकल की बात करें तो एक सिंगल पार्टिकल को एक इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर किया जा सकता है, जहाँ चूँकि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है इसलिए हम इसे एक सिंगल पार्टिकल के तौर पर ले रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एज अ फ्री पार्टिकल कंसीडर करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने ये बात कही थी कि कोई भी पार्टिकल या सिस्टम जितने नंबर ऑफ वेज में मोशन कर सकता है या जितने तरीके के उसके मोशन पॉसिबल है उतने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो एक्स, वाई और जी तीनों ही एक्सेस में ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों ही डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। इसके अलावा रोटेशन की वजह से भी उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। जब हम एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं तो एक सिंगल पार्टिकल तीनों ही एक्सेस के डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन तो कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल में रोटेशन मोशन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इस बात को अलाउ नहीं करती है कि किसी सिंगल पार्टिकल में रोटेशन मोशन पॉसिबल होता हो। हमने इस बारे में डिस्कशन भी किया था डिटेल में कि क्यों एक सिंगल पार्टिकल के लिए रोटेशन मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक सिंगल पार्टिकल रोटेशन करेगा तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। तो एक फ्री पार्टिकल के लिए सिर्फ 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और तीनों के तीनों उसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होते हैं। लेकिन रिजिड बॉडी के केस में ऐसा नहीं है। जैसे ये चौक एक रिजिड बॉडी है तो ये तीनों डायरेक्शन में मोशन के साथ साथ एक्स, वाई और जी डायरेक्शन मोशन के साथ साथ अपने एक्सेस के अबाउट भी रोटेशन कर सकता है। अपने किसी भी एक्सेस जो इस चौक से होकर गुजर रही है उन तीनों ही एक्सेस के अबाउट में वो रोटेशन मोशन कर सकता है। तो 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके ट्रांसलेशनल के होंगे और 3 रोटेशन की वजह से भी होंगे। इसलिए एक रिजिड बॉडी के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं फ्री स्पेस में, जबकि एक सिंगल पार्टिकल के 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं फ्री स्पेस में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो 3 और 6 था, जहाँ 3 फ्री पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 6 जो है वो रिजिड बॉडी के डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिसमें एक ब्लॉक ऑफ मास m is rigidly connected to a massless circular track of radius a on a horizontal table as shown in the figure. A particle of mass m is confined to move without friction on the circular track which is vertical. For small oscillation, the equation of motion. एक फिगर भी गिवन है। इस सिस्टम के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है जिसके 4 ऑप्शन गिवन थे। पहले सिस्टम को समझ लेते हैं। सिस्टम में एक मास m है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए फ्री है, इस हॉरिजॉन्टल पाथ पर मोशन करने के लिए फ्री है, जबकि जो ये बॉल है या पार्टिकल का है ये इस सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करने के लिए फ्री है। क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि ये सर्कुलर ट्रैक जो है वो मासलेस है। सर्कुलर ट्रैक का अपना कोई मास नहीं है, लेकिन इस पार्टिकल का मास है, इस पार्टिकल का मास m है, स्मॉल m, और ये पार्टिकल a रेडियस के इस ट्रैक पर मोशन कर रहा है। हमें इस सिस्टम के लिए लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। यहाँ पर जो मोशन है वो 2 तरह से हो रहा है। एक कैपिटल M मास के ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल मोशन है, जबकि इस पार्टिकल m का सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो r और थीटा, यहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है और यहाँ पर ये x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो 2 अलग अलग वेरिएबल काम में लिए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक सिंगल वेरिएबल से ही पूरे इक्वेशन को, पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकें। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जो ओरिजिन है, इसका जो सेंटर पॉइंट है इस सर्कुलर ट्रैक का, इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x और 0 है। ऐसा हमने क्यों लिया है? ऐसा लेने का फ़ायदा ये है कि ये जो 2 अलग अलग पैरामीटर थीटा और x है ये एक ही सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाए। सो मान लेते हैं कि सर्कुलर ट्रैक का जो सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन है, वो x0 कोऑर्डिनेट पे है। ऐसे में किसी इंस्टेंट टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पार्टिकल m मास पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो x कोऑर्डिनेट होंगे इसके x पोजीशन पे, तो इसका सेंटर पॉइंट है, और इसे अगर इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें तो चूंकि रेडियस a है और ये एंगल थीटा है तो ये a cos थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a sin थीटा होगा।
तो ये पॉइंट x है और ये लेंथ a साइन थीटा आएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस a साइन थीटा। जबकि y कंपोनेंट की बात करें तो ओरिजिन पर हमने इसे 0 कंसीडर किया है और बचा सिर्फ ये वाला डिस्टेंस जो कि a cos थीटा होगा, लेकिन ओरिजिन से डाउनवर्ड नीचे की तरफ है तो नेगेटिव में होगा। ये इसके कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ पर ये सवाल हो सकता है कि हम 0 0 क्यों नहीं ले लेते हैं, हम x 0 ले रहे हैं, 0 0 भी तो ले सकते थे। x 0 लेने का फ़ायदा ये है कि हम इसी x से फिर इसके मोशन को भी डिफाइन कर पाएंगे, इस m मास ब्लॉक को। वो आगे देखते हैं। पहले हम इसे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx हो जाएगा, x डॉट प्लस a, थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा डॉट कॉस थीटा, और वी वाई इक्वल हो जाएगा a थीटा डॉट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये साइन थीटा। तो ये इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे। अब इस सिस्टम के लिए लैग्रांजियन लिखते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमें। काइनेटिक एनर्जी की बात करें T, तो पहले इस कैपिटल M मास ब्लॉक की बात करते हैं। मास इसका कैपिटल M है और इसका जो मोशन है वो सिर्फ x डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। जो x हम वेरिएबल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने x लिया, सिर्फ उस डायरेक्शन में ही इसका मोशन पॉसिबल है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उसे x डॉट से लिख सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस M मास ब्लॉक की, वो हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर होगी, प्लस इस सिस्टम के लिए बात करें तो 1/2 मास m है, वेलोसिटी vx, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये है तो vx स्क्वायर हो जाएगा, x डॉट प्लस a, x डॉट प्लस a थीटा डॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस a थीटा डॉट साइन थीटा होल स्क्वायर। ये इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे। ये वेलोसिटी का फर्स्ट कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। पोटेंशियल की बात करें, अगर हम पोटेंशियल को इस पॉइंट पर माने, ये इसे अगर हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो पार्टिकल इस वक्त इस पर्टिकुलर टाइम पर अपने रेफरेंस पॉइंट के नीचे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। और चूंकि हम हमेशा ही वर्टिकल कंपोनेंट काम में लेते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये लेंथ a है और ये थीटा एंगल बना रही है, तो a cos थीटा इसके वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव m g a cos थीटा के। तो लैग्रेंजियन L होगा 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m x डॉट प्लस a थीटा डॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस mga कॉस थीटा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके। तो ये हो जाएगा 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a x डॉट थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है, प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस mga कॉस थीटा। यहाँ से इन दोनों टर्म में से a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। x डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2ax डॉट थीटा डॉट कॉस थीटा, ये बचा, एंड प्लस mga कॉस थीटा। ये फाइनल लैग्रेंजियन आया है
और इस लैग्रेंजियन को सॉल्व करके हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें जो वेरिएबल हैं दो हैं, एक एक्स डॉट है और दूसरा थीटा डॉट है। सो डी ओवर डी टी पहले एक्स डॉट से कर लेते हैं, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा डी ओवर डी टी एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में m प्लस एक ये रहा m और एक्स डॉट, एक एक्स डॉट की टर्म ये रही, प्लस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m a थीटा डॉट कॉस थीटा, फिर माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और x की टर्म, पूरे ही इक्वेशन में x की कोई टर्म नहीं है तो माइनस 0 इक्वल्स टू 0। ये हो गया m प्लस m x डबल डॉट प्लस m a थीटा डॉट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन थीटा डबल डॉट कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेगेटिव m a कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन से एक थीटा डॉट बाहर आएगा और ये हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। वेल इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। For small oscillation, theta is very less, और थीटा जब बहुत ही छोटा हो तो साइन थीटा को तो थीटा लिखते हैं, बट थीटा ही अगर बहुत छोटा है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और भी काफ़ी स्मॉल वैल्यूज़ के आएंगे, इसीलिए इस पूरी टर्म को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सो फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ये हो जाएगा m प्लस m x डबल डॉट प्लस m a थीटा डॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन थीटा तो 0 के इक्वल होगा बट कॉस थीटा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन 1 के इक्वल आता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जैसे थीटा टेंस टू 0 होगा कॉस थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से ये m a थीटा डबल डॉट कॉस थीटा तो m a थीटा डॉट हो गया थीटा डबल डॉट, और ये हो जाएगा सेकेंड जो थर्ड टर्म है m a थीटा डॉट स्क्वायर साइन थीटा की, वो 0 के इक्वल हो जाएगी। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को हम थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। ये d ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट टर्म में तो कोई थीटा डॉट की टर्म नहीं है, थीटा डॉट की टर्म ये रही, तो ये हो जाएगा m a स्क्वायर थीटा डॉट प्लस एक थीटा डॉट की टर्म ये है 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a x डॉट कॉस थीटा माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो थीटा की यहाँ पे दो टर्म है, एक ये है और एक ये। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगेन 2 से 2 कैंसिल, a x डॉट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा a x डॉट थीटा डॉट है ही और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन नेगेटिव साइन थीटा आएगा तो प्लस साइन थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो माइनस m g a कॉस थीटा का साइन थीटा प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ t के रिस्पेक्ट में सो m a स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस
ए एक्स डॉट का डिफरेंशिएशन होगा एक्स डबल डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का करेंगे तो ए एक्स डॉट थीटा डॉट साइन थीटा, और कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन से एक थीटा डॉट और आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव का, प्लस ए एक्स डॉट थीटा डॉट साइन थीटा प्लस एम जी ए साइन थीटा इक्वल्स टू 0. Now for small oscillation, theta is very less, so again sin theta tends to theta and cos theta tends to 1 होगा, तो इसे इस पर अप्लाई करें. ये हो गया एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट, एक एम यहाँ रह गया, प्लस एम ए एक्स डबल डॉट कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो साइन थीटा थीटा एंड कॉस थीटा 1, तो ये हो गया माइनस अगेन थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा ही काफ़ी छोटा है तो ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी, दिस टर्म टेंड्स टू 0. एक टर्म ये बची और एक टर्म ये, सो अगेन यहाँ भी थीटा डॉट आ रहा है, थीटा का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे भी 0 कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, और एक टर्म लास्ट ये बचेगी जो कि है प्लस एम जी ए साइन थीटा, और साइन थीटा को थीटा कर दें दैट इज इक्वल्स टू 0. इसमें से एम ए कॉमन आ जाएगा तो ए थीटा डबल डॉट प्लस एक्स डबल डॉट प्लस जी थीटा इक्वल्स टू 0. इक्वेशन 2. अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों दो इक्वेशन है और दोनों में दो ही वेरिएबल हैं एक्स डबल डॉट और थीटा डबल डॉट, तो दोनों को आपस में सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और जब आप दोनों ही इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे तो थीटा डबल डॉट जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी एम प्लस एम जी थीटा ओवर एम ए इक्वल्स टू 0. इस ऑप्शन से मैच हो जाएगा. वेल, इस क्वेश्चन में जो सबसे टिपिकल पार्ट था वो यही था कि दिए गए सिस्टम के लिए आप लैग्रैंजियन कैसे लिख सकते हैं. अगर आप लैग्रैंजियन लिख पा रहे हैं तो फिर आगे क्या सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी और वही प्रोसीजर फॉलो करना था जो अभी तक आप फॉलो करते हुए आए हैं. सिस्टम को समझना और उसके लिए लैग्रैंजियन लिखना ही एक टिपिकल पार्ट था कि किस तरह से इसमें वेरिएबल्स जो है वो वेरी कर रहे हैं. सो इसका जो फाइनल आंसर था वो ये था. नेक्स्ट क्वेश्चन था अ सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड मास m रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी इज. सिंपली सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करनी थी. सिस्टम कुछ इस तरह का दिया गया है कि एक सिलेंडर है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन थीटा पर रोल कर रहा है, जिसका खुद का रेडियस a है और मास m है. इसके रोल करने की वजह से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. वेल, जैसे जैसे ये रोल करते हुए नीचे आएगा तो इसमें चूँकि ऑप्शंस में जो आंसर दिए गए हैं वो x डॉट की टर्म में, डिस्प्लेसमेंट x की टर्म में दिए गए हैं, x डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी में दिया गया है, तो ये जैसे जैसे नीचे की तरफ रोल करेगा तो अगर मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये रोल कर रहा है और इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो x डॉट है, तो इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी को सिंपली 1/2 m x डॉट स्क्वायर से लिखा जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि ये काइनेटिक एनर्जी इसकी तब होगी जब ये सिर्फ नीचे की तरफ मोशन कर रहा होता है. यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ये सिर्फ रोल कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है या कर रहा है, तो हम दोनों जनरलाइज केस लेकर चल रहे हैं. जैसे जैसे पार्टिकल रोल करते हुए नीचे आएगा तो इसमें इसके ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ
अपने एक्सेस पर रोटेशन मोशन भी होगा। दैट मीन्स इसमें ट्रांसलेशन मोशन की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी, जिसका वेलोसिटी हम एक्स डॉट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो वेलोसिटी दी गई है वो एक्स डॉट दी गई है। साथ ही साथ इसका रोटेशन मोशन भी हो रहा है, और रोटेशन मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है वो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है, जहाँ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, और ओमेगा इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, तो सबसे पहले I को चेंज कर लेते हैं। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर, m रेडियस a है, a स्क्वायर ओवर 2 होता है एक सिलेंडर के लिए, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस m/2 a स्क्वायर, और एक 1/2 ऑलरेडी है पहले से। ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जो कि इक्वल होती है लीनियर वेलोसिटी v ओवर r के। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी x डॉट है और r रेडियस जो है वो a है सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा ओमेगा की जगह x डॉट स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। सो ये हो गया 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस mx डॉट स्क्वायर ओवर 4, एंड 1/2 प्लस 1/4 3/4 mx डॉट स्क्वायर, जो कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। वेल इसमें काइनेटिक एनर्जी के दोनों टर्म ऐड होंगे क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो दोनों ही टर्म्स ऐड होंगे, और फिर फाइनली उसे आप सिंप्लीफाई करके ऑप्शन 1 पर पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय द लैग्रैन्जियन गिवन बिलो, where alpha is a constant, t is the kinetic energy and v is the potential energy. The equation of motion is, ये लैग्रैन्जियन गिवन है और हमें बताना है कि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। चूँकि सिस्टम में 3 वेरिएबल हैं x, y और g, तो हमें 3 लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले हम एक सिंगल वेरिएबल x के लिए इसे सॉल्व करते हैं। सो d ओवर dt डेल l ओवर डेल x डॉट माइनस डेल l ओवर डेल x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x डॉट के रिस्पेक्ट में इसे सॉल्व करें, d ओवर dt। x डॉट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, पहले इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा लैग्रैन्जियन e टू दी पावर अल्फा t बाई m, और काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस g डॉट स्क्वायर माइनस v। ये पोटेंशियल सिस्टम लैग्रैन्जियन हमें दिया गया है। x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा mx डॉट e टू दी पावर अल्फा t बाई m, x डॉट की एक ही टर्म है, माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, चूंकि पोटेंशियल v x का फंक्शन है तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा डेल v ओवर डेल x e टू दी पावर अल्फा t बाई m इक्वल्स टू 0। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो mx डबल डॉट e टू दी पावर अल्फा t बाई m, इसका एक्सपोनेंशियल टर्म का एक बार डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, तो mx डॉट t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अल्फा बाई m e टू दी पावर अल्फा t बाई m, एंड माइनस डेल v ओवर डेल x e टू दी पावर अल्फा t बाई m इक्वल्स टू 0। एक्सपोनेंशियल टर्म तीनों में कॉमन है तो इसे कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा mx डबल डॉट प्लस mx डॉट, m से तो m कैंसिल हो जाएगा, x डॉट अल्फा माइनस डेल v ओवर डेल x इक्वल्स टू 0, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो mx डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस अल्फा x डॉट प्लस डेल v ओवर डेल x इक्वल्स टू 0। एक गलती हो गई, पोटेंशियल नेगेटिव का है और नेगेटिव का है, और एक लैग्रैन्जियन के इक्वेशन ऑफ मोशन में भी नेगेटिव की टर्म है, तो नेगेटिव में प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली वाई के लिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एम वाई डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एल्फा वाई डॉट माइनस डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है, और सिमिलरली जेड के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है वो आर के टर्म में है, ना कि एक्स वाई और जी के टर्म में है। तो सिंपल है कि इंडिविजुअल पैरामीटर्स के टर्म में जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, बट इसे आप एक जनरलाइज फॉर्म आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं इसे ऐड करने का सजेशन नहीं दूंगा कि आप इन्हें आपस में ऐड कर दें और वेक्टर फॉर्मेशन से आप इसे इसमें कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये 3 डिफरेंट सेपरेट इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जस्ट कंपैरिजन करना ज़्यादा बेहतर होगा कि ये एक्स डायरेक्शन की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई की पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जेड के लिए होगा एम जेड डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एल्फा जेड डॉट माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। तो आर के लिए सिंगल वेरिएबल में एम आर डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एल्फा आर डॉट माइनस, चूँकि आर 3 डायमेंशन का कंबाइंड फॉर्म होता है तो इसे हम लाप्लास ऑपरेटर डेल्टा से इंटरचेंज कर सकते हैं, डेल वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 से मैच होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। इसमें एक ही चीज़ ज़रूरी थी कि किस तरह से आप इन्हें आपस में कंपेयर करके एक जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हैं जो कि तीनों डायरेक्शन को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, a massless string of rest length L with no tension has a point mass m connected to one end and the other end fixed, so the spring hangs in the gravity field as shown in figure. The Lagrange equation of motion R. हालांकि ये सिस्टम देखने में काफ़ी हद तक एक सिंपल पेंडुलम की तरह है, बट उससे थोड़ा सा अलग है। डिफरेंस क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग होती है वो रिजिड होती है, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, बट यहाँ सिस्टम में चेंज यह किया गया है कि जो स्ट्रिंग थी रिजिड थी उसे हटाकर उसकी जगह पर एक स्प्रिंग को लगा दिया गया है। ऐसा होते ही जो मेजर फर्क आएगा वो ये है कि जहाँ रिजिड स्ट्रिंग जो होती है उसकी लेंथ फिक्स होती है, उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन स्प्रिंग लगाने पर स्प्रिंग कंप्रेस और एक्सपेंड हो सकती है, और स्प्रिंग जब भी कंप्रेस और एक्सपेंड होगी तो उसमें हुक्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जिस वजह से लैग्रेंजियन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी T इक्वल हो गया 1/2m। जब हम एक सिंपल पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो वहाँ R पर डिपेंडेंट कोई टर्म नहीं आती है। एक सिंपल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी T 1/2m, अगर आप r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में तो वहाँ पर r डॉट की टर्म 0 हो जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स होती है। लेकिन इस केस में चूंकि स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग की लेंथ चेंज होती रहेगी, इसलिए r लगातार वेरी करता रहेगा, सो r डॉट 0 नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ही रहेगी। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, v मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इस वक्त पार्टिकल अपने रेफरेंस पॉइंट से r cos थीटा वैल्यू से नीचे मूव कर रहा है, तो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू ग्रेविटी, तो m g r cos थीटा, ये तो ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। साथ ही स्प्रिंग के कंप्रेस और एक्सपेंड होने की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जो कि हुक्स लॉ से 1/2 k x जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्ट्रिंग की अपनी खुद की लेंथ l है और इस वक्त इसकी लेंथ r है, दैट मीन्स स्ट्रेच होने के बाद अब इसकी लेंथ r है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। इसके इस वक्त जो स्ट्रेच की हुई लेंथ है उसमें से एक्चुअल लेंथ को सेपरेट कर दिया जाए तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस तरह से सिस्टम का लैग्रेंजियन 1/2m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgr cos थीटा माइनस 1/2 k r माइनस l स्क्वायर के इक्वल होगा।
अगेन दो वेरिएबल हैं r और थीटा, तो दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे। d ओवर डी टी डेल l ओवर डेल r डॉट माइनस डेल l ओवर डेल r इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा d ओवर डी टी, लैग्रेंजियन का r डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन m r डॉट प्लस r डॉट की एक ही सिंगल टर्म है ये, माइनस r के रिस्पेक्ट में, तो एक टर्म तो ये रही m r स्क्वायर थीटा डॉट m r थीटा डॉट स्क्वायर, और दूसरी r की टर्म ये रही माइनस m g कॉस थीटा, और एक टर्म ये रही माइनस माइनस और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, k r माइनस l इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा m r डबल डॉट माइनस m r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m g कॉस थीटा प्लस k r माइनस l इक्वल्स टू 0 के। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लें। ठीक है, फर्स्ट एक इक्वेशन तो ये है, सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में इसे सॉल्व करना होगा। तो थीटा पहले थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करते हैं, डी ओवर डी टी, थीटा डॉट की एक टर्म ये है, सो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट प्लस थीटा डॉट की एक ही टर्म थी, इसका करें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो एम जी आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, सो एम जी आर साइन थीटा माइनस थीटा की बस एक ही सिंगल यही टर्म है, सो इक्वल्स टू 0। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो आर और थीटा दोनों ही वेरिएबल हैं, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2m r थीटा डॉट प्लस m g r साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये हमें फाइनल सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी जब आप लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो ये इसका सेकेंड इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने असाइनमेंट में जितने भी फिजिक्स से लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे उनके सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। आप इन सॉल्यूशंस को अपने सॉल्यूशंस के साथ मैच करें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आप अपने एक्चुअल आंसर से भटक गए थे, या वो कौन सा पॉइंट है जिससे आगे आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि आगे किस तरह से अप्रोच किया जा सके। मेरा सजेशन है कि जितने भी असाइनमेंट्स अपलोड होंगे अपकमिंग डेज में आप उन सभी को अटेंड करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप असाइनमेंट्स को अटेंड करेंगे आप खुद में इस बात को महसूस कर पाएंगे कि अब आप उस टॉपिक को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कंपैरिजन टू पहले के। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे इस एनवायरनमेंट में जहां आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हो और अपने आंसर को आप उसको उस ऑप्शन से मैच करवाना हो, तभी आप एक्चुअल में CSIR नेट गेट या BRC एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने से या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके उसके सॉल्यूशन सॉल्व कर लेने से आप हाफ काम तो कर पाएंगे, बट जो रिमेनिंग सेकेंड हाफ होगा वो रह जाएगा। और वो रिमेनिंग सेकेंड हाफ तभी हो सकता है जब आप मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चंस जिनके ऑप्शंस आपको दिए गए हों। सो आई होप इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को लेकर अब किसी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट होंगे आप उसे अटेंड करें। गुड लक।